फटाफट से सारे के सारे आ जाओ कमेंट बॉक्स में, फिर हमारे सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट सेशन में जो हमने किया था वो किया था 1857 की क्रांति, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे राष्ट्रवाद। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा आखिरी लेसन होगा। आज लास्ट सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का, और आज हम जो आधुनिक भारत का पार्ट है इसको हम फिनिश करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नेशनलिज्म। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जी राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए कि जो ये राष्ट्रवाद है ये था क्या, तो इसके दौरान अगर बात करें इस टाइम का जो टाइम पीरियड है, अब हुआ क्या, चेंजेस होने लगे। और चेंजेस भी किस प्रकार के, जो भारतीय जनता है जिसमें युवा है वो अब किसके लिए सोच रहा है, अपने देश के लिए सोच रहा है, और एक राष्ट्रवाद की भावना पर स्टार्ट हो जाती है। बात करेंगे राष्ट्रवाद का जो टाइम पीरियड है स्टार्ट कब होता है, 1947 में। यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रवादी के भी दो तीन चरण आते हैं, जैसे 1885 से 1905 का जो चरण रहता है ये उदारवादी चरण रहता है। इसके बाद की बात करें 1906 से 1919 तक का जो चरण रहता है वो रहता है उग्रवादी। और 1917 से 1947 का जो चरण है वो है गांधीवादी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो बात करें हम सबसे पहले हुआ क्या था, आज का जो हमारा फैक्ट रहने वाला है ये डेट टू डेट हम इसको करते चलेंगे। और बड़ा ही अगर देखा जाए तो टॉपिक क्या है, बड़ा ही टफ है ये राष्ट्रवाद, लेकिन इसको हम बड़े इजी वे से पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसको पढ़ना। तो बात करें हम सबसे पहले एक बार बात करें हम 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है, जिसको क्या बोला जाता है, 1857 की क्रांति को क्या बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक झलक मिलती है राष्ट्रवाद की, यहाँ पे भी कुछ क्या होता है, थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है राष्ट्रवाद। इसके बाद एक अधिनियम आ जाता है, कौन सा अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा, भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है ये, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगर इसकी बात करें, इस अधिनियम के तहत जो भारत में स्थापना होती है वो होती है ब्रिटिश क्राउन की। लेकिन यहाँ पे बात करें हम इसी टाइम पे 1861 में क्या आता है, एक भारत परिषद अधिनियम आता है, और जिसमें कहानी क्या बनती है, यहाँ पे भारतीय सिविल संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता का क्या हो जाता है, गठन होता है। इसके बाद करें हम जो 1865 के आसपास का टाइम रहता है, यूरोप में क्या हो जाता है, टेलीग्राफ सेवा शुरू हो जाती है। ये भी मॉडर्न क्वेश्चन मिलता है कि यूरोप में टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई थी 1865 के अंदर। तो क्या होता है, टेलीग्राफ सेवा शुरू होती है, कहां पर, यूरोप के अंदर, कब, 1865 के अंदर। यहीं पे डिस्कस करें कि ये जो टेलीग्राफ सेवा है थी क्या, इससे क्या हुआ, अब जो हम हैं हमें क्या मिली, जागरूकता मिलती है। यूरोप में क्या आती है, क्रांति आती है, जिससे हमें क्या मिलती है, जागरूकता मिलती है। यहीं पे बात करें हम 1869 का अगर टाइम पीरियड की बात करें हम, तो 1869 में क्या होता है जी, 1869 में होता है गांधी का जन्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि 1869 में क्या होता है, गांधी का जन्म। और बात कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली में भव्य दरबार कब लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में भव्य दरबार कब लगता है। तो बात करें हम 1873 की, तो इस टाइम पे क्या होता है, भव्य दरबार लगता है, कहाँ पे, दिल्ली में।
तो अब बात करें, जो ये भव्य दरबार लगता है दिल्ली के अंदर, ये भी क्या करता है, राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। इसके पीछे का कारण क्या है भूमिका निभाने का, इसमें हुआ क्या प्रोसेस, इसमें क्या बनती है। अब ये जो दिल्ली दरबार लगाया जाता है, तो इस दिल्ली दरबार में क्या होता है, भरपूर मात्रा में धन खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन अगर इस टाइम की हम बात कर लें, तो इस टाइम में दिल्ली में, सॉरी भारत में क्या पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो भारत में इस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ है, समस्या सबके सामने, खाने को है, पीने को अन्न नहीं है, खाने को पानी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समस्याएं हो रखी है, लोगों के पास खाने को तो अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है। और यहाँ पर ये क्या कर रही है, भव्य दरबार का आयोजन कर रही है। यहाँ पे जो पैसा लगता है पानी की तरह बहा जाता है, लोगों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन भव्य दरबार में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। जिससे यहाँ के लोग सोचते हैं, भारतीय सोचते हैं कि ये बंदे यहाँ पर हमारे पास खाने को खाना नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में यहाँ पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इन यहाँ से भी क्या होती है, राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। इसके बाद बात कर ले हम 1878 को, वर्नाकुलर एक्सप्रेस, क्या है ये जो प्रेस है, ये क्या है, ये वर्नाकुलर एक्सप्रेस क्या है, इसका क्या मतलब है। अगर वर्नाकुलर एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, तो कभी हमें अधिकार दिया गया था न्यूज़पेपर का, हमें अधिकार मिला था कि स्थानीय भाषा में आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर की छपाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इनको लगा कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है, और धीरे धीरे जो ये स्थानीय भाषाओं में न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं इस ये जो न्यूज़पेपर हैं ये राष्ट्रवाद को पनपने में सहायता कर रही है। तो यहाँ पे सोचा इन्होंने, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो लोगों को एक दूसरे की बातों का पता नहीं चलेगा, इनको नहीं पता चलेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद का दमन हो जाएगा। तो ये सोचकर इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर एक्ट प्रेस लेके आए थे ये। इसके तहत इन्होंने क्या किया, जो स्थानीय भाषा में न्यूज़पेपर की छपाई होती थी उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक फिर आता है 1883, क्या आता है, एक विवाद आता है, इल्बर्ट विवाद। क्या है, इल्बर्ट विवाद। अगर इस इल्बर्ट विवाद की बात की जाए कि ये इल्बर्ट विवाद क्या था, तो इसके अंदर हुआ क्या, जब ये इल्बर्ट था इसने बिल लेके आया कि किसी को न्याय चाहिए तो न्याय पा सकता है। अब क्या होगा, हम जो भारतीय हैं, भारतीय प्रेसिडेंसी से बाहर जाकर भी क्या कर सकते हैं, हम अपना केस फाइल कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। तो ये बात हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया, और ये जो इस इल्बर्ट विवाद की जो रूपरेखा थी, विद्रोह करके आंदोलन करके इल्बर्ट विवाद की क्या कर दी, चेंज ही कर दिया। जो ये इल्बर्ट बिल आया था इसको क्या कर दिया, इसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी। अब यहाँ पे हुआ क्या, इल्बर्ट विवाद में पहले क्या था, अब मान लो हमारा कोई मुकदमा देश से बाहर जाता है, क्या जाता है, एक मुकदमा देश से बाहर गया, और उसमें क्या होता था, हमारी सुनवाई करने वाला कौन था, एक भारतीय भी होता था। क्या होता था, हमारी सुनवाई करने वाले भारतीय भी होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, 3-1 का क्या रख दिया, बहुमत रख दिया। तो अब यहाँ पे भारतीय हमारा अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हमारी तरफ से नहीं लड़ पाएंगे भारतीय, तो जाहिर की बात है इसका फायदा किसको होगा, अंग्रेजों को होगा। क्यों, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके बाद बात करें हम 1885 की। 1885 में हुआ क्या, 1885 में स्थापना हो जाती है जी किसकी, कांग्रेस की। किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। कब, 1885 में।
और इसकी स्थापना करने वाला कौन है? एओ ह्यूम। किसने स्थापना की इसकी? एओ ह्यूम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कांग्रेस की स्थापना है ये किसके दिमाग की उपज थी? तो ये थी जी एओ ह्यूम की। और जो ये कांग्रेस की स्थापना होती है ये ईस्ट इंडिया अंग्रेज करते हैं किस लिए? अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज हमें कहते हैं कि अगर भारतीय तुम्हारी कोई समस्या है, भारतीय नागरिकों की अगर कोई भी समस्या है तो वो अपनी समस्या कहाँ पे लेके आएंगे? हमारे पास लेके आओ और हम उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? हमारी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि हमारी सारी की सारी समस्याएं इनके पास पहुंच नहीं पाती और ये भी परेशान है, सारा दिन हमारी समस्याएं सुनते हैं तो परेशान रहते हैं, इनको काम नहीं करने देते, इतनी समस्याएं सुनाते हैं। तो एओ ह्यूम ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी समिति बनाएं जो क्या करे, इन भारतीयों वालों की समस्या सुने और ये भारत वालों की समस्या सुनकर उस समिति का एक अध्यक्ष हमारे पास आए और सारी की सारी क्या करे? समस्याएं हमें बताए, जिससे हम क्या करेंगे? उनका समाधान करेंगे। तो यहाँ पे सोचा हमने ये कि हम समस्याओं से निजात चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या? बनाई तो अंग्रेजों ने अपने लिए थी, लेकिन यही कांग्रेस आगे चलकर क्या करती है? राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाती है जी। क्या करती है ये? राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाती है। किसने निभाई? कांग्रेस ने। तो राष्ट्रवाद में भी क्या करती है ये? अहम रोल प्ले करती है। यहाँ पे इसके बाद फिर बात करें इन्होंने किया क्या? आराम से यहाँ पे राष्ट्रवाद धीरे धीरे अपना अब उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया, वो पीक पे जा रहा था। इन्होंने एक गलती कर दी और वो गलती क्या कर दी? इन्होंने गलती कर दी 1905 में। और वो गलती क्या है जी? वो गलती है बंगाल विभाजन। क्या किया इन्होंने? इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ इसको रखा, हिंदुओं को रखा, और दूसरी तरफ इसको रखा, मुसलमानों को रखा। जहां पे बात कर ले, दो राजधानियां बनती हैं, एक ढाका और एक मुर्शिदाबाद। ढाका जो राजधानी थी वो मुसलमानों की और मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी वो थी हिंदुओं की। यहाँ पे अगर बात की जाए बंगाल विभाजन की, तो बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था बंगाल का विभाजन करने वाला? लॉर्ड कर्जन। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? मतलब किस कौन सा वह व्यक्ति है जिसने आग में घी डालने का कार्य किया था? तो आग में घी डालने का कार्य और जो राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने इस टाइम पे आग में घी डालने का कार्य किया था? इसके पीछे के कारण क्या है? यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने ये सोचा अब राष्ट्रवाद का दौर चला हुआ है और मैं अगर बंगाल के विभाजन कर देता हूँ, सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रवाद कहीं पे था तो वो था बंगाल में, कि मैं बंगाल का अगर विभाजन कर दूंगा, हिंदू और मुसलमानों में बांट दूंगा, तो ये राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें, इसका जैसे ही विभाजन किया जाता है, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधते हैं और इसको क्या बनाते हैं? राखी दिवस के रूप में मनाते हैं और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है राखी को। तो यहाँ पे माना जाता है कि इस कर्जन ने सोचा ये था कि इन दोनों में फूट पड़ जाएगी, लेकिन इन्होंने राखी बांधकर भाईचारे का प्रतीक दिया। तो यहाँ पर ये कहा हिंदू और मुसलमान ने कि ये अंग्रेज हम दोनों को क्या करवा रहे हैं? लड़वा रहे हैं। भाई से भाई को क्या कर रही है? ये भिड़वा रहे हैं। सोचा था कि राष्ट्रवाद का दमन होगा, लेकिन इस कारण से बंगाल का विभाजन होने के कारण यहाँ पे राष्ट्रवाद और भी ज्यादा भड़क जाता है। तो इसलिए बोला जाता है लॉर्ड कर्जन को उत्प्रेरक किसका? राष्ट्रवाद का।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे बोला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं 1906 में, अगले ही साल 1906 में क्या होता है जी, 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुई 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। और एक क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग कब उठाई, तो वो उठाई थी 1940 में। इसके बाद बात करें हम 1907 की, अगर 1907 की बात की जाए, 1907 में क्या होता है, कांग्रेस है जो, कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। यहाँ पे कांग्रेस क्या हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तरफ तो क्या है, गरम दल है, वह दूसरी तरफ क्या है, नरम दल है। यहीं पर एक क्वेश्चन ये आता है, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जो असफल रहा। कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन क्या रहा, असफल अधिवेशन रहा। तो कांग्रेस का पहला असफल अधिवेशन कौन सा था, 1907 वाला। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल। इसके बाद की अगर हम बात करें 1909 की, किसकी बात करें हम, 1909 की बात करेंगे। तो 1909 में क्या आता है, मार्ले मिट्टो सुधार अधिनियम। क्या आता है जी, मार्लो मिट्टो सुधार अधिनियम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मार्लो मिट्टो सुधार अधिनियम कब आया, तो ये आया था जी 1909 में। यहाँ पे बात की जाए मार्लो मिट्टो सुधार अधिनियम में हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को कुछ ज्यादा अधिकार दिए। मुसलमानों को, मुस्लिम थे जो, इनको क्या किए, ज्यादा अधिकार दिए। अब इनको ज्यादा अधिकार देने का मतलब क्या है, हिंदुओं में रोष पैदा होना। ये क्या चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान क्या हो जाए, अगर ये भिड़ जाते हैं तो उसका फायदा किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्रवाद का दमन होगा। इसके बाद फिर बात करें हम 1911 की। 1911 में एक बार फिर से क्या होता है, दिल्ली में भव्य दरबार लगाया जाता है। क्या होता है, दिल्ली में भव्य दरबार लगता है। कब, 1911 में। भव्य दरबार कहाँ पे लगा जी, दिल्ली में लगा। और इसी टाइम, इसी भव्य दरबार के दौरान क्या होता है, दिल्ली को राजधानी घोषित किया जाता है जी। क्या किया जाता है, दिल्ली को राजधानी घोषित किया जाता है। और कहा जाता है कि नए वित्त वर्ष से दिल्ली क्या होगी, भारत की राजधानी। अब क्वेश्चन दो तीन बनते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये बनी थी 1911 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली जो राजधानी है इसका स्थानांतरण कब किया गया, तो दिल्ली का जो स्थानांतरित हुआ था वो कब हुआ था, 1912 में। क्या कहा गया था इस टाइम पे कि नए वित्त वर्ष से भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम 1914 की। 1914 से लेकर 1918 तक क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध। क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। कब, कब होता है प्रथम विश्व युद्ध,
से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और प्रथम विश्व युद्ध में अगर बात करें ब्रिटिश की सहायता कौन करता है, तो इस युद्ध में ब्रिटिश की सहायता कौन करती है जी, ब्रिटिश की सहायता करती है कांग्रेस। क्यों सहायता करती है, ये सोचते कि अगर आज हमने इनकी सहायता की तो कल क्या हो सकता है, ये हमें आजाद कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता दे सकते हैं। इस लालच में कांग्रेस ने क्या की थी, इनकी सहायता की थी। और यहाँ पे बात करें हम, जब गांधी लौट के आते हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 जनवरी 1915 को भारत, तो गांधी जी ने भी क्या की थी, इनकी सहायता करने के लिए लोगों से निवेदन किया था कि आप इनकी आज सहायता कर दो, कल ये हमें क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो क्या करेंगे जी, कल ये आजाद कर देंगे। तो माना जाता है कि जो गांधी था, गांधी ने बहुत सपोर्ट किया था और हमने बहुत मोटिवेट किया था इनकी सहायता करने के लिए। तो इसलिए गांधी को क्या है, अंग्रेजों का सर्जेंट यानी कि दलाल माना जाता है कि ये जो गांधी ना, ये तो अंग्रेजों का दलाल है, ये तो उनके क्या करता है, सहायता के लिए वो करता है। लेकिन यहाँ पे बात करें, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी क्या आता है जी, भारत आता है। कौन आता है भारत, गांधी। और जैसे ही गांधी भारत आता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, गांधी को एक उपाधि दे डालते हैं, कौन सी, केसर ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि देते हैं जी, केसर ए हिंद की उपाधि। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिलती है, ये मिलती है गांधी को। गांधी भारत कब आया, 9 जनवरी 1915 को। और इसे क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में। तो 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं जी, प्रवासी दिवस के रूप में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी दिवस के रूप में हम किस दिन को मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 9 जनवरी को। तो इसके बाद बात करें, गांधी आया, गांधी को उपाधि दी केसर हिंद की। और इस गांधी ने क्या की, रक्षा करो, सॉरी, इनकी सहायता करने के लिए बोल दिया। और बोलता है, हमें बोलता है कि आप क्या करो, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ही सहायता करो। और 1916 में, अगले ही साल 1916 की बात की जाए तो क्या होता है, 1916 में एक समझौता होता है, कौन सा, लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता होता है जी, लखनऊ समझौता होता है। और इस लखनऊ समझौते की अगर बात की जाए, जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस थी, गर्म दल और नरम दल थी, वो क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। कांग्रेस क्या आ जाती है जी, एक साथ आ जाती है। तो क्वेश्चन 2-3 यहाँ से फिर से बनते हैं कि कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में कब बटी, तो ये बटी थी जी 1907 में। और 1916 में एक लखनऊ समझौता होता है जिसमें कांग्रेस क्या हो जाती है, एक साथ हो जाती है। और 1916 में क्या हुआ जी, होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ, होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है। और ये आंदोलन शुरू कब होता है, तो ये होता है 1916 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, होम रूलिंग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ जी 1916 के अंदर। और 1916 में ही कांग्रेस क्या हो जाती है, एक साथ हो जाती है। और 1916 में गांधी ने क्या की, साबरमती आश्रम की स्थापना। क्या की जी,
1916 में गांधी ने क्या की जी, साबरमती की आश्रम। कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1916 से ही। लखनऊ समझौता कब 1916, होमरिंग आंदोलन कब 1916, और 1916 में क्या हुआ, गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। साबरमती नदी के किनारे क्या नदी आश्रम की स्थापना कर दी। अब इसके बाद बात करें हम 1917 की। 1917 में गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है, आंदोलन चलाया जाता है। वो आंदोलन कौन सा है, तो बात करें यहाँ पे 1916 में गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। और 1917 में क्या होता है, बिहार में एक आंदोलन होता है। बिहार के क्या होता है, चंपारण में, बिहार के चंपारण में क्या होता है जी, एक आंदोलन होता है। इसके द्वारा आंदोलन किया जाता है, ये आंदोलन होता है जी गांधी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी का भारत में कौन सा आंदोलन, पहला आंदोलन कौन सा है, 1917 का चंपारण आंदोलन। इसके बाद फिर बात करें 1918, अगले साल ही 1918 में क्या होता है, जो प्रथम युद्ध शुरू हुआ था 1914 के अंदर, ये प्रथम विश्व युद्ध है 1918 में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और 1918 की अगर फिर से बात की जाए, गांधी जी दोबारा से एक बार फोन में आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, मील मजदूरों के लिए अनशन करते हैं। क्या करते हैं, मील मजदूरों के लिए अनशन करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मील मजदूरों के लिए अनशन कब होता है, 1918 में। गांधी जी ने पहले चंपारण में एक आंदोलन किया, फिर मील मजदूरों के लिए आंदोलन किया। तो अब अगर गांधी जी की बात देखी जाए, गांधी के बारे में देखा जाए, तो गांधी युग अब स्टार्ट हो चुका है। अब गांधी क्या करेगा, अब गांधी आंदोलन पे आंदोलन करेगा। लेकिन बात करें जहां पे भी कोई घटना घटती है, गांधी उसी टाइम क्या कर लेता है, आंदोलन को समाप्त कर देता है। इसके बाद बात करें 1919 की, एक तारीख हमेशा याद रखना, 13 अप्रैल, कौन सी, 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड होता है। और वो हत्याकांड कौन सा है, जलियांवाला बाग। क्या, कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 1919 के अंदर। और बात करें हम 1919 में और क्या होता है, 1919 में रोल टैक्ट आता है जी। 1919 में क्या होता है, रोल टैक्ट आता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है काला कानून। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, रोल टैक्स यानी कि काला कानून। तो काला कानून की अगर हम बात करें तो कब आया, 1919 में आया था एक रोल टैक्स, और उसी को क्या कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। यहाँ पे बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो, इनको एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस घटना से क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और हताश होने के बाद अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है उसको त्याग देते हैं। और यहाँ पे फिर बात की जाए इसके बारे में, गांधी जी के बारे में, तो एक बार फिर यहाँ पे गांधी जी क्या करेंगे जी, फोन में आएंगे। और बात करें अब 1920 की, 1920 में क्या होता है, 1920 में गांधी जी के द्वारा एक बार फिर से आंदोलन चलाया जाता है। और वो आंदोलन कौन सा था, तो वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन। तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। तो अब बात करें हम, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
जितने भी डाउट रहते हैं तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए स्पेशल एक डाउट सेशन रखूँगा, जिसमें हम 2 से 3 घंटे की क्लास लगभग लेंगे, और जिसमें जितने भी आपके हिस्ट्री के डाउट होंगे वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। तो इस बात की टेंशन मत लो कि हमारा ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, यहाँ से ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एक एक चीज़ हम करेंगे, और तुम्हारा जो दिल्ली पुलिस का बैच है इसके हिसाब से हमने जीके बहुत ज़्यादा कर ली है, ठीक है। इतना डीप में पूछा नहीं जाता, कुछ एक क्वेश्चन आते ही हैं, तो टेंशन मत लीजिए, एक ही आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाएगा, और हमारी डाउट सेशन भी रहेगी। ये नहीं कि बस सिलेबस फिनिश कराया और बात बन गई, समाप्त हो गया सब कुछ, नहीं, डाउट सेशन भी रहेंगे बाकायदा आपके, और स्पेशल मैं 2 से 3 दिन डाउट सेशन रखूँगा। आपको जितने भी डाउट हैं सारे के सारे आप जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ पे आपके बैच को पूरा करने वाला नहीं हूँ। तो अब बात कर लेते हैं 1920 की। 1920 के अंदर क्या होता है, 1920 में क्या होता है जी, अलीगढ़ में क्या होता है, मुस्लिम विश्वविद्यालय किसकी स्थापना होती है, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे, अलीगढ़ के अंदर। 1920 में क्या होगा जी, हंटर आयोग, क्या होता है, हंटर आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई, तो हंटर आयोग की स्थापना होती है 1920 में। इसके बाद फिर बात करें हम 1920 में गांधी जी द्वारा चला जाता है असहयोग आंदोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, असहयोग आंदोलन कब चला, तो ये चला था 1920 के अंदर। फिर अगर इसके बाद बात करें हम, असहयोग आंदोलन जोरों तोरों पे चला हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि एक घटना घटती है 1922 में, उस घटना का नाम क्या है, 1922 में घटना घटी कौन सी, चोरा चोरी कांड। कौन सी घटना होती है, चोरा चोरी कांड की। अगर चोरा चोरी कांड की बात करें तो ये घटना कब घटी, 1922 के अंदर। और जैसे ही ये घटना घटती है इसके बाद गांधी आहत हो जाते हैं, और आहत होने के बाद 1922 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है, जो गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है जी, इसको कर दिया जाता है समाप्त। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया और किस घटना के बाद समाप्त किया गया, तो चोरा चोरी के कांड की घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद बात करें 1923 में स्वराज दल का क्या होता है, स्वराज पार्टी का क्या होता है जी, गठन होता है, क्या होती है, स्वराज पार्टी का गठन होता है। और ये गठन किसके द्वारा किया जाता है, मोतीलाल नेहरू, किसका नाम आता है जी, मोतीलाल नेहरू व C.R. दास के द्वारा, किसके द्वारा, C.R. दास के द्वारा क्या कर दिया जाता है जी, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इसके बाद 1924 में क्या किया जाता है जी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी जी 1924 के अंदर। इसके बाद बात करें हम 9 अगस्त 1925 को, क्या बात करें हम 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटती है, कौन सी? काकोरी कांड। कौन सा होता है जी? एक घटना घटती है काकोरी कांड नामक से, क्या होती है जी? एक घटना घटती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काकोरी कांड की घटना कब घटी? तो ये घटी थी जी कब? 1925 के अंदर। इसके बाद फिर क्या होता है 1927 में, किसकी बात करें हम? 1927 की अगर हम बात करें तो एक कमीशन भारत के अंदर आता है, और वो कमीशन कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1927 में क्या होता है? 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आता है जी। क्या होता है? साइमन कमीशन कहाँ पे आया जी? भारत के अंदर आया। और कब आया? 1927 में। और नारे लगने स्टार्ट हो गए, साइमन कमीशन गो बैक। क्या नारे लगते हैं? साइमन कमीशन गो बैक। ऐसा क्यों हुआ? साइमन कमीशन गो बैक के नारे क्यों लगे? क्योंकि जो ये कमीशन आया था इसमें एक भी भारतीय नहीं था, और हमें लगता था कि ये हमारे हित में नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या किया? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। और यहीं पे बात करें, इसी के विद्रोह में जो लाला लाजपत राय है, जो लाला लाजपत राय है, इसकी क्या हो जाती है? लाठी लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए लाठी लगने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर बात करें, अगले ही साल 1928 में एक रिपोर्ट आती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं जी? नेहरू रिपोर्ट के नाम से। तो एक रिपोर्ट है, कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। और किस नाम से हम जानते हैं इसको? सॉरी, एक रिपोर्ट पेश की जाती है 1928 में जिसे हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। और इसमें 14 मांगे मांगी गई हैं। क्या थी इसमें? 14 मांगे थी, यानी कि 14 सूत्रीय क्या मांग पत्र था, जो ये नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। इसके बाद फिर करें 1929 में लाहौर में क्या होता है? एक अधिवेशन होता है। अगले ही साल 1929 में क्या होता है जी? लाहौर में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। और यहाँ पे अगर बात करें इस अधिवेशन के दौरान मांग क्या उठी? तो इसकी मांग उठी थी जी पूर्ण स्वराज की। तो कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और यहाँ पे बात करें हम, इसकी अगर बात की जाए पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी? 1929 में। और 31 दिसंबर, क्या जी? 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे क्या
किया गया, तिरंगा फहराया गया। क्या किया गया, तिरंगा फहराया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि तिरंगा कब फहराया गया और किसके द्वारा फहराया गया। तो ये फहराया गया था जी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रात 12 बजे 21 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे क्या फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। और बात करें हम 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे के रूप में हमने मनाया। इसके बाद फिर बात करें 1930 में क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब निकाला। तो दांडी मार्च की अगर हम बात की जाए तो ये कब निकाला था, 1930 में। और 1930 में ही एक आंदोलन स्टार्ट होता है। 1930 में गांधी जी के द्वारा क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा और कब शुरू किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया, 14 फरवरी 1930 को। और 1930 में ही क्या होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। 1930 में क्या हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन। कौन सा होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था जी लंदन के अंदर। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो ये हुआ जी 1930 के अंदर। और कहाँ पे हुआ। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था, सॉरी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो हम कहेंगे जी नहीं लिया, गांधी जी ने इस सम्मेलन के अंदर भाग नहीं लिया। तो गांधी जी ने कौन से सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, तो दूसरा सम्मेलन 1931 वाला। 1931 में क्या, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है जो। इसमें गांधी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और 1931 में ही क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। 1931 में क्या होता है जी, गांधी इरविन समझौता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है। ये होता है 1931 में। और यहाँ पे बात करें भगत सिंह, किसकी बात करें, भगत सिंह की। किस किस की बात करें यहाँ पे, किसकी बात कर रहे थे हम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। इन तीनों व्यक्तियों को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है जी। क्या दी जाती है, इन तीनों को फांसी दी जाती है। किसके तहत, इस इरविन समझौते के तहत। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी बनता है कि
इरविन समझौते के तहत किन महानायकों को फांसी दी गई? तो किस महानायक को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और फांसी की तारीख क्या थी? 23 मार्च 1931। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर गांधी जी चाहते तो इन व्यक्तियों को फांसी रोक सकते थे। तो गांधी जी क्या कर सकते थे? इनकी फांसी रोक सकते थे। अगर गांधी इरविन समझौता नहीं करता तो शायद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं होती। और इसी के तहत क्या करता है गांधी? समझौते के तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्या है? सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, इसको क्या कर देता है जी? इसको कर देता है समाप्त। क्या कर देता है? इसको समाप्त कर देता है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। तो यहाँ पे बात करें हम, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर गांधी इरविन समझौता नहीं करता तो हो सकता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं होती। तो अब बहुत सारे इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि इनको फांसी गांधी जी ने दिलवाई है, बहुत सारे कुछ और बोलते हैं। इसके बाद फिर बात करें हम 1932 क्या होता है? पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट। और बात करें हम 1932 में क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। क्या आता है जी? भारत शासन अधिनियम कब आता है? 1935। और इस शासन अधिनियम के तहत ही 80% संविधान है जो हमारा, वो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में क्या हुए थे? प्रांतीय चुनाव। 1937 में क्या होते हैं जी? प्रांतीय चुनाव होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1935 के, 1937 के अंदर। इसके बाद 1938 की अगर बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। क्या? अखिल भारतीय किसान सभा क्या होती है? किसान सभा की स्थापना। तो यहाँ तक तो विजिबल तो होगा, कहीं मैंने नीचे तो लिख दिया 1938 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना? नहीं जी, बिल्कुल विजिबल है यहाँ तक। इसके बाद फिर बात करें, इसके बाद फिर बात कर लेते हैं 1939 की। तो किसकी बात कर लेते हैं? 1939 की। अगर हम 1939 की बात करें, जो सुभाष चंद्र बोस है, इसने क्या किया था? कांग्रेस का नेतृत्व किया था। क्या किया जी? कांग्रेस का नेतृत्व किया। किसने? सुभाष चंद्र ने 1939 में कांग्रेस का नेतृत्व। 1940 की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग के द्वारा मांग उठाई गई। किसकी? अलग पाकिस्तान की। किसकी मांग उठाई गई?
अलग पाकिस्तान की। इसके बाद फिर बात करें हम 1942 में क्या आता है जी, क्रिप्स मिशन क्या आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में आंदोलन चलता है कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है जी, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। कौन सा नारा दिया था जी, करो या मरो। इसके बाद की अगर फिर बात की जाए 1945 में क्या होता है जी, शिमला सम्मेलन। क्या होता है, शिमला सम्मेलन होता है कब, 1945 के अंदर। फिर इसके बाद अगर बात की जाए 1946 में कैबिनेट मिशन। 1946 में क्या होता है जी, कैबिनेट मिशन आता है जिसके तहत विधानसभा का गठन होता है। 1947 में माउंटबेटन योजना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है माउंटबेटन योजना कब आती है, 1947 में। इसी योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है जी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, भारत आजाद हो जाता है। और 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और फिर बात करें हम 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू। और हमारा जो देश बन जाता है एक गणतंत्र राज्य बन जाता है। अब बात करें तो आज हमने 1885 से स्टार्ट की थी और बिल्कुल डेट वाइज हमने एक एक साल का पढ़ा कि एक एक साल में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई उन सब पे हमने डिस्कशन किया। और आज पूर्णतः हमने क्या कर दिया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू करवा दिया। अब अगर इसमें किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे, उस पे सॉरी टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप के मिलने से। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी 2 से 3 दिन की डाउट क्लासेस भी रखूंगा। टेंशन मत लो कि सर ने तो सिलेबस करवा दिया, इससे पहले तो बिल्कुल स्लो चले हुए थे सर, बिल्कुल डीप से करवा रहे थे और अब एकदम से जल्दी से सिलेबस फिनिश करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके लेवल का है आपके एग्जाम में आने वाला है ऑथेंटिक सिर्फ वही करवाया है। मैंने कोई जल्दी में सिलेबस फिनिश नहीं करवाया है। जहाँ से ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक करवाए हैं। और फिर भी अगर तुम्हारे कोई डाउट रहते हैं 2 से 3 डेज के हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। और एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि आपकी एक बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि इनकी भी मैं आपके प्रैक्टिस करवा दूं। तो डाउट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर कर लीजिए जितने भी डाउट होंगे। फिर भी अगर कुछ रहता है आपको लगता है कि इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इनका भी डिस्कशन करेंगे। और आज से सभी क्या कर दो, शुरू एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर दो, एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में जो आप पे कंफर्टेबल हो। लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होना है तो कोशिश करो कि ऑनलाइन डेली एक टेस्ट दिया जाए।
सेशन को हम यहीं भी रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।